नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो जो ये चैप्टर है इसके हम दो पार्ट हम करेंगे। दो पार्ट में आपको करवाऊंगा। पहले मैं आपको करवाऊंगा डिस्प्लेसमेंट करंट के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर का जो नाम है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर आएगा इसके बारे में क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे आपने सुना होगा माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, आपने सुना ही होगा ये एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सारी की सारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट का, इसमें चैप्टर भी एक ही है बस, यूनिट 5 में एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ देखो यूनिट 3 में मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है। एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले वो क्या होता है, सबसे पहले आपने वो लिखना है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ states that Ampere circuital law states that line integral of magnetic field, line integral of magnetic field around any closed path, around any closed path is always equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current I, mu naught times the total current I। That's B dot dl is equal to mu naught I। ये है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा म्यू नॉट I के बराबर होता है। म्यू नॉट I का टोटल करंट I enclosed by the closed path, आप ऐसे भी लिख सकते हो, enclosed by closed path, ठीक है जी। ये आ गया। अब मैक्सवेल क्या कहता है, इसके बाद आता है मैक्सवेल शोड दैट, ये इक्वेशन 1 दे देना आप इसको, ठीक है। मैक्सवेल शोड दैट इक्वेशन 1 इज लॉजिकली, equation 1 is logically valid only for steady current, only for steady current, or when electric field does not change with time, or when electric field does not change with time। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब स्टेडी करंट हो, करंट बिल्कुल सेम जाता रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज ही नहीं होगी, है ना, तो तब ये वैलिड है। और ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो टाइम के साथ। ऑन द अदर हैंड equation 1 is logically inconsistent, equation 1 is logically inconsistent when electric field changes with time, when electric field changes with time। ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पता चल गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम द करंट के इक्वल होता है। मैक्सवेल कहता है ये बिल्कुल ठीक होगा
अगर हम इसको यूज करें स्टेडी करंट के लिए, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, बट मैक्सवेल ने प्रूव किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो तो वो इनकंसिस्टेंट होगी इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं है। तो मैक्सवेल कहता है ये इक्वेशन फिर अधूरी है। वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन लेता है मैक्सवेल जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, इसके बाद हम वो एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे मैक्सवेल शो करता है कि ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी, देखो मैक्सवेल ने क्या किया, कैपेसिटर की चार्जिंग ली। मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है। जब आप किसी कैपेसिटर की चार्जिंग कर रहे हो, मान लो मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही क्लोज की इसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। पर ये चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना प्लेट्स पे, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है ना फिर यहाँ, है ना। तो ये कंडीशन इसमें ली। अब मैं इसकी दो डायग्राम बनाऊंगा सेम, पहले एग्जैक्टली सेम, पर इनमें दो लूप्स हम कंसीडर करेंगे। देखो मैक्सवेल ने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट P ले लिया। कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक लूप इससे ऐसे पास कर रही है, लूप L1। एक लूप ऐसे ली इसने, एक दूसरी लूप ली जो पॉइंट P से ही पास करेगी। ये पास पॉइंट P से ही कर रही है ये, पर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट है। जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करंट जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जाएगा ना वायर में, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो हमने एक लूप ले ली, जो लूप पास तो P से कर रही है, पॉइंट P से, ठीक है, पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से निकल गई। अभी एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में से, ये तो परपेंडिकुलर थी वायर के, ये प्लेट्स के बीच में से जा रही है, ये लूप है L2, ठीक है। तो अब देखो आप ये करते हैं, सबसे पहले आप लिखो, मान लो इसका ऐसे लिखो आप, कंसीडर अ लूप L1 आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बीच में एक चाहे ना दो डायग्राम बना के बीच में छोटी सी लाइन लगा लेंगे। कंसीडर अ लूप L1 आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, वैसे तो चलो इसमें शो कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। कंसीडर अ लूप L1 आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस लूप में एम्पियर सर्किट लॉ लगाइए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम का I। इसमें करंट कितना जा रहा है, मान लो ये I करंट जा रहा है, तो मैंने यहाँ I लिख दिया, म्यू नॉट टाइम का I, जितना इसमें करंट जा रहा है, ठीक है जी। अब मान लो इसका रेडियस है कुछ R है, इसका रेडियस। कंसीडर लूप L1 ऑफ रेडियस या हैविंग रेडियस R भी लिख सकते हो आप, पर डायग्राम में शो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है भी, अगर मैं DL सारे लूप के ऊपर सारे DL ऐड कर दूं, DL का है लूप के ऊपर है स्मॉल एलिमेंट, सारे DL ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2πr सर्कमफ्रेंस आ जाएगी लूप की, इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड है अभी, है ना। पर अगर मैं लूप L2 कंसीडर करता हूँ, ये भी देखो पॉइंट P से पास कर रही है, ये भी पॉइंट P से पास कर रही है, तो ये इसके लिए लिखते हैं कंसीडर सेकंड केस, कंसीडर अनदर लूप L2 passing through P such that its bottom
lies between the plates of capacitor, between the plates of, ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है, बेशक वो पी से क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, जो प्लेट्स के बीच में से पास कर रही है, मतलब ये वायर के परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ तो ये जो जिस वायर में करंट चल रहा है उसके परपेंडिकुलर थी लूप, यहाँ नहीं है। कंसीडर लूप L2 passing through P such that its bottom lies between the plates of the capacitor. अब according to Ampere's law, according to Ampere's law, तो आपके पास B डॉट dl कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट। टोटल करंट क्या है, जीरो। क्यों, यहाँ पे मैंने करंट को जीरो ले लिया, बिकॉज नो करंट फ्लो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज नो करंट फ्लो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई करंट तो फ्लो करता ही नहीं, करंट थोड़ी है बीच में, फ्लो करता है क्या करंट, फ्लो नहीं कर रहा। तो मैंने आई को जीरो कर दिया, ये तो जीरो आ गया, B डॉट dl जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो आ गया पॉइंट P के ऊपर। सो अगर मैं लूप L1 के हिसाब से देखूं, जिसमें भी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, पॉइंट P हैज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर मैं इस लूप के हिसाब से देखूं L2 के हिसाब से, पॉइंट P हैज नो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी एम्पियर्स लॉ लगाया। इसका मतलब जो एम्पियर्स लॉ है वो तो सही नहीं बता रहा रिजल्ट। एक बार कह रहा है एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो यहाँ पे मैक्सवेल शो करता है कि यहाँ पे ना ये इनकंसिस्टेंट है, एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है और इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो आप ऐसे दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, तो आप लास्ट में नोट करिए। सो पॉइंट P हैज मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, but does not have any magnetic field, does not have any magnetic field according to equation 3, according to equation 3। 2 के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड है, 3 के हिसाब से नहीं है, ऐसा तो हो नहीं ना सकता। It indicates a contradiction. It indicates a contradiction. Therefore, Maxwell showed that, ये मैं लास्ट में इसके बाद आप यहाँ लिखना। Therefore, Maxwell showed that Ampere's law is logically inconsistent. Ampere's law is logically inconsistent and needs modification. मॉडिफिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको स्टार्ट करो। अ चेंजिंग करंट, अ चेंजिंग करंट
produces the change in charge, produces the change in charges on the plates of a capacitor. जो चेंजिंग करंट है ना, उससे चेंजिंग जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है वो चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. Because of this a changing electric field sets up, a changing electric field sets up between the plates of capacitor. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, क्योंकि पहले करंट वेरी कर रहा है जिसकी वजह से चार्ज वेरी करेगा प्लेट्स के ऊपर. अब पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे मान लो ये मेरे पास है कैपेसिटर, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, यहाँ से करंट आ रहा है ना, ये नेगेटिव हो गई. सो पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, बेशक आप थोड़ा इसको बड़ा करके शो कर लो ऐसे. अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फील्ड होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्योंकि अगर ये करंट चेंज करेगा, इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, IC. कंडक्शन करंट भी बोलते हैं इसको, कंडक्शन करंट, C फॉर कंडक्शन. तो यह कन्वेंशनल करंट भी बोल देते हैं जो वायर्स में फ्लो कर रहे हैं. अगर ये करंट चेंज करेगा तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज चेंज होगा, अगर चार्ज चेंज होगा तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा. ठीक है ना. तो मैंने यही लिखा है कि जो चेंजिंग करंट है उसकी वजह से चार्ज चेंज होगा कैपेसिटर की प्लेट्स का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बार बार चेंज करेगी. तो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कॉरेस्पॉन्ड करती है एक करंट को जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है. दिस changing electric field, Maxwell showed that, ऐसे लिखो, Maxwell showed that this changing electric field corresponds to a current called displacement current, corresponds to a current between the plates of capacitor, called displacement current. और इसको लिखते हैं ID से. ये नोट करो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट. हाँ जी. नेक्स्ट हम पता करेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना है. ठीक है. देखो जरा, मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर है पॉजिटिव क्यू, दूसरी प्लेट के ऊपर है नेगेटिव क्यू. ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू. Let positive Q and negative Q be the charge on the plates of capacitor. Then अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में वो कैसे लिखते हैं. Then electric field between the plates. अब ऐसे लिख रहे हैं, let positive Q negative be the charge on the plates of the capacitor at any instant लिखो. क्योंकि जब हम चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, मतलब किसी एक टाइम पे, किसी एक इंस्टेंट में ये चार्ज, और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या होता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और साइड में आप लिखोगे ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ए हमारे पास है एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 1। अब हम पता करेंगे एक प्लेट का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with each plate कितना आएगा। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये ए से ए कैंसिल, मेरे पास जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करो, अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो डी बाई डी टी दोनों तरफ। मैं डी बाई डी टी यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देते हैं डी बाई डी टी Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारे पास आ गया डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, क्या बचा डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। मान लो डी क्यू चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है डी टी टाइम में, चार्ज बाई टाइम क्या हो, करंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया ना, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर डी फाइव बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इक्वेशन नंबर 2, आई डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दिया, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसके बीच में यही करंट है। अब इसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी रिटन एज एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट IC प्लस IT। टोटल करंट आएगा ना तो IC प्लस IT आएगा, सो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस IT की वैल्यू कितनी है, ये रही देखो एप्सिलॉन और डी फाइव बाई डी टी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये फाइनली ये करेक्ट हो गया एम्पियर्स लॉ। इक्वेशन नंबर 3, और क्योंकि ये मैक्सवेल ने सही किया, करेक्ट किया इसको, तो इसका नाम क्या है, अब इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, उसने अपना नाम लगा दिया इसके साथ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल, करेक्ट करने के बाद। सो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है।